तो स्टोरी में इस पॉइंट तक सारे अपर मून्स और मुजान दोनों की ही मौत हो चुकी है और इस फाइनल बैटल में डीमन स्लेयर्स का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मतलब लिटरली फाइनल बैटल के बाद सिर्फ 2 हाशिराज ही जिंदा बचे थे। खैर आज की हमारी इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि फाइनल बैटल के बाद डीमन स्लेयर स्टोरी में आखिर क्या हुआ था। एंड ये स्टोरी 100% ऑफिशियल है, डीमन स्लेयर की ऑथर ने ही इसे लिखा है और डीमन स्लेयर फैंस के लिए स्पेशली इस चैप्टर को कलर्ड वर्जन में पब्लिश किया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं डीमन स्लेयर फ्यूचर आर्क। तो टाइम स्किप के पहले हमें दिखाई जाती है एक झोपड़ी जहां पर तांजीरो, जेनित्सु, नेजुको और इनोस्के सारे लोग साथ में रहते थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक टाइम स्किप। हम देखते हैं एक फुल्ली मॉडर्नाइज्ड और डेवलप्ड सिटी को। ये टाइम स्किप लगभग 3 जनरेशंस के बाद का है, यानी कि 100-150 साल के आसपास। हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक 16 साल के लड़के को जिसका नाम है कनाटा कमाडो, जो कि तांजीरो कामाडो का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। कनाटा जो कि अपने घर में सबसे बड़ा बेटा है, वो अपने छोटे भाई सुमी हिको कमाडो को जगाने की कोशिश करता है, जो कि एक्चुअल में उसका छोटा भाई है, लेकिन वो एग्जैक्टली तांजीरो की तरह दिखता है। कनाटा अपने छोटे भाई से बोलता है कि जल्दी से उठ जाओ वरना आज तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, जिस पर सुमी हिको जो कि छोटा भाई है वो कहता है कि मैं बिल्कुल जागा हुआ हूँ, जबकि वो पूरी तरीके से नींद में था। ये सुनते ही कनाटा अकेला ही स्कूल चला जाता है क्योंकि सुमी हिको अब 15 साल का हो गया था और वो कोई बच्चा नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे फेवरेट जेनित्सु का फ्यूचर का घर, जो कि टोक्यो में था। वैसे ये सारे इवेंट्स टोक्यो में ही हो रहे हैं, तो हाँ टोक्यो में। हम लोग देखते हैं जेनित्सु के डायरेक्ट डिसेंडेंट योशितेरु अगात्सुमा को, जो कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर जेनित्सु की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था। तो बेसिकली तुम लोगों को पता ही होगा कि जेनित्सु ने फाइनल फाइट में डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक नहीं करा था, तो वो 25 साल से ज्यादा जिया था और इसी वजह से उसने खुद के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसमें उसने खुद को प्रोटैगनिस्ट बनाकर जितने भी डीमन से रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं उन सभी को उस बुक में लिखा है। फिर योशितेरु जो कि जेनित्सु का ग्रेट ग्रैंडसन है, वो उस ऑटोबायोग्राफी को पढ़कर खत्म करता है और रोने लगता है क्योंकि उसने अभी अभी फाइनल फाइट खत्म करी थी मुजान के साथ और फाइनल फाइट के दौरान जितने लोग मरे थे शायद उसकी वजह से वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और तभी उसकी बड़ी बहन तोको आकर उसे लात मार देती है और उसके छोटे भाई से बोलती है कि तुम अपने दादाजी की झूठी कहानी को फिर से पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें इतनी छोटी सी चीज समझ में नहीं आती कि डीमन जैसी कोई चीज नहीं होती। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी आयरनी हो रही है। जेनित्सु की ग्रेट ग्रैंड डॉटर को यकीन ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की चीज पता चलती है कि फाइनल फाइट के बाद जेनित्सु और नेजुको दोनों की शादी हो जाती है और उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं ये दोनों, योशितेरु और तोको। और कोई भी तोको को देखकर बता सकता है कि वो एग्जैक्टली नेजुको जैसी दिखती है। फिर तोको अपने छोटे भाई योशितेरु को डांटते हुए बोलती है कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और ये सब फालतू की चीजों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। फिर योशितेरु और तोको दोनों अपने हाई स्कूल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में योशितेरु सोचता है कि हमारे घर में सारी लड़कियां बहुत ही ज्यादा शांत और काम नेचर की है, लेकिन तोको बहुत ज्यादा ही गुस्सैल है। फिर तोको अपने फोन में न्यूज देखती है और वो अपने फोन में न्यूज में देखती है कि फाइनली तेन्मा उजुई ने जिम्नास्टिक्स में जापान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है और तोको उसे बहुत ही ज्यादा एडमायर करती है। बिल्कुल वैसे यार जैसे आजकल की लड़कियां के पॉप को एडमायर करती है। वैसे मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि तेन्मा उजुई किसका डिसेंडेंट है। ऑब्वियसली यार फ्लैशी चैड तेनगेन उजुई का डिसेंडेंट है, जिस पर योशितेरु बोलता है कि तेन्मा उजुई बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाला बंदा है और इसीलिए ये गोल्ड मेडल डिजर्व नहीं करता। जिस पर तोको गुस्सा होते हुए बोलती है कि वो इतना अच्छा दिखता है कि उसे सिर्फ लुक्स के लिए ही गोल्ड मेडल दे देना चाहिए। और तभी योशितेरु की नजर पड़ती है दूसरी न्यूज पर। वो तोको का फोन उसके हाथ से ले लेता है और देखता है कि एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला लड़का जो कि बोटैनिस्ट है, उसने एक बहुत ही रेयर फ्लावर को डिस्कवर करा है और वो फ्लावर है ब्लू स्पाइडर लिली, जो कि मुजान अपने हजारों सालों की लाइफ में डिस्कवर नहीं कर पाया। इस बंदे का नाम है आओबा हाशिबिरा, जो कि इनोस्के का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनोस्के और आओई कानाजाकी की शादी हो जाती है और ये उन दोनों का ही डिसेंडेंट है। एंड क्योंकि इनोस्के ने भी डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक नहीं करा था, इसलिए वो भी 25 साल से ज्यादा ही जिया है। फिर हमें पता चलता है कि डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी क्यों कभी ब्लू स्पाइडर लिली को खोज नहीं पाया था। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि एक एक्सट्रीमली रेयर प्लांट है जो कि साल में सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही खिलता है और वो भी डे लाइट में। रात में उसका खिलने का कोई स्कोप है ही नहीं। एंड क्योंकि मुजान सन के नीचे नहीं जा सकता था, इसीलिए शायद वो ब्लू स्पाइडर लिली को कभी खोज ही नहीं पाया। एंड हम लोग देखते हैं कि जो इनोस्के का
डिसेंडेंट है, उसने गलती से ब्लू स्पाइडर लिली को हैंडल करने में कोई गलती कर दी, जिस वजह से उसे मीडिया के सामने आकर सॉरी बोलना पड़ा और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। ये देखकर योशितेरु पूरी तरीके से घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि इतनी सुंदर ये एक लड़की है, जिस पर उसकी बहन तोको उसे डांटते हुए बोलती है कि वो कोई लड़की नहीं है, वो लड़का है। और ये सुनते ही वो शॉक हो जाता है और इससे हमें पता चलता है कि योशितेरु भी अपने ग्रेट ग्रैंडफादर जेनित्सु की तरह ही परवर्ट है। फिर तोको और योशितेरु आगे बढ़ते हैं अपने हाई स्कूल की तरफ एंड उन्हें रास्ते में दो क्यूट से ट्विंस दिखते हैं, जो कि रिजेंबल कर रहे थे मुइचिरो तोकितो और उसके भाई को। उन दोनों ट्विंस ने जो ब्लैंकेट्स ओढ़ रखी थी वो भी एग्जैक्टली टोकिटो ट्विंस की तरह ही थी। तभी योशितेरु के पास से दो सुंदर लड़कियां निकलती हैं, जिन्हें देखकर उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और वो दो लड़कियां रिजेंबल कर रही थी शिनोबु और उसकी बड़ी बहन को। योशितेरु कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये दोनों शिकरी गर्ल्स स्कूल से हैं, जिस पर उसकी बहन तोको बोलती है कि वो बहुत ज्यादा क्रीपी है। लेकिन तोको जैसे ही तांजीरो के डिसेंडेंट तनाका को देखती है, वो बहुत ज्यादा खुश होकर उसके पास चली जाती है और कनाता को बताती है कि आज वो कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। तो यहाँ पर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों कपल्स हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दिक्कत ये लग रही है कि इन दोनों के ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर्स रियल भाई बहन रह चुके हैं, तो शायद ये बात इन दोनों को ना पता हो। खैर, योशितेरु यहाँ पर गुस्से में बोलता है कि वो काला जादू सीख रहा है, तो कनाता की भलाई इसी में है कि वो थोड़ा बच कर रहे, जिस पर तोको उसे डांट देती है। फिर ये तीनों अपने हाई स्कूल के रास्ते पर निकल पड़ते हैं और पास ही में एक किंडरगार्टन को देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और बॉडी बिल्डर इंसान बच्चों को संभाल रहा था और ये बंदा द बीस्ट स्टोन हाशिरा ग्योमे को रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड योशितेरु यहाँ पर बोलता है कि ये बंदा इस जॉब में बिल्कुल ही अजीब लग रहा है, ये इतना बड़ा है कि इसे बॉडी बिल्डिंग में होना चाहिए, ना कि छोटे छोटे बच्चों को संभालना चाहिए। फिर तोको कनाता से पूछती है कि अगर आज शाम वो फ्री है तो वो दोनों कहीं खाने बाहर जा सकते हैं, क्योंकि रास्ते में उसने एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट देखा है और वो रेस्टोरेंट दो कपल्स चलाते हैं, जिसमें लड़की के बाल पिंक है और लड़का काफी अजीब है और उसकी आंखें भी दो अलग अलग कलर्स की है। और यहाँ पर बात हो रही थी दी हाशिरा कपल्स ओबोनोई और मित्सुरी की। वैसे अगर तुम लोगों ने मुजान की फाइनल फाइट देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि ये दोनों जब मारे जाते हैं तब ओबोनोई और मित्सुरी दोनों की ही आखिरी विश होती है कि वो वापस से जन्म लें और वापस से कपल्स बने, लेकिन इस बार अच्छी और पीसफुल लाइफ जिए, जो कि फ्यूचर में हम लोग देख सकते हैं सच हो चुका है। फिर हम लोग तांजीरो के फ्यूचर घर को देखते हैं, जहाँ पर सुमिहिको की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि वो स्कूल के लिए बहुत ज्यादा ही लेट हो चुका है। तो वो फटाफट से स्कूल के लिए तैयार होता है और अपनी अपार्टमेंट की खिड़की से कूद पड़ता है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुमिहिको कितना कमाल का एथलीट है। वो लोगों के घरों से होते हुए और दौड़ते हुए अपने स्कूल जाने लगता है और रास्ते में वो एक घर के बीच से निकल जाता है, जिस घर में दो बूढ़े इंसान चेस खेल रहे थे। और ये दो बूढ़े और कोई नहीं, फॉर्मर थंडर हाशिरा और फॉर्मर वाटर हाशिरा उरोकोडाकी थे। मतलब ऑब्वियसली उनकी रिजेम्बलेंस थी, वो थोड़ी होंगे। तभी फॉर्मर थंडर हाशिरा उस छोटे बच्चे पर चिल्लाता है कि तुम रोज के रोज यहाँ से निकलते हो और इस बात की शिकायत मैं तुम्हारे घर में करूंगा। फिर उन्हीं दोनों बूढ़ों के घर पे टीवी में एक न्यूज चल रही थी कि कैसे एक उबियाशिकी नाम के बंदे ने जापान के सबसे बूढ़े इंसान का रिकॉर्ड अपने सर ले लिया है। एंड यहाँ पर बात हो रही थी कगाया उबियाशिकी के बेटे की, जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। एंड ये एक बहुत ही कमाल का प्रूफ है कि जो उबियाशिकी फैमिली पर कर्ज था कि वो लोग 30 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो फाइनली ब्रोक हो चुका है। इनफैक्ट काफी अच्छे से टूटा है, इतना अच्छे से कि क्रिया 108 साल से भी ज्यादा जिंदा रह चुका है। फिर सुमिहिको भागते हुए एक शॉप के पास से निकलता है और उस शॉप का नाम था हागानेजुका इक्विपमेंट्स, जो कि एक ब्लैक स्मिथ शॉप थी। और वो इतना तेज दौड़ रहा था कि बस वो 3 छोटी लड़कियों से टकराने ही वाला था। और ये 3 छोटी लड़कियां रिजेंबल करती हैं सुमी, कियो और नाहोको, जो कि बटरफ्लाई मैंशन में थी। और सुमोहिको इतनी ज्यादा स्पीड में था कि वो एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी के ऊपर से जंप मारकर निकल जाता है। और ये देखकर उस पुलिस वाले को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और कार में बैठा ऑफिसर और उसका असिस्टेंट रिजेंबल कर रहे थे सानेमी और उसके छोटे भाई गेन्या को। और गुस्से में वो दोनों ऑफिसर्स सुमोहिको का पीछा करने लगते हैं। दौड़ते हुए सुमोहिको और कुछ बच्चों के पास से निकलता है और ये 3 बच्चे रिजेंबल कर रहे थे ग्यू तोमियो का और उसके बेस्ट फ्रेंड्स साबितो और माकोमो को। जो बच्चा ग्यू की तरह दिख रहा था उसका एक्चुअली में नाम है गीची, जो कि ग्यू तोमियो का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। और कमाल की बात तो ये है कि वो तीनों बच्चे आपस में एक कीचेन के बारे में बात कर रहे थे और ये कीचेन बिल्कुल उस कैट मास्क की तरह दिखता है जो कि उरोकोडाकी सारे अपने स्टूडेंट्स को देता था। फिर हम लोग देखते हैं योशितेरु को, जो कि अपने फोन में एक सुंदर सी लड़की की ड्राइंग देख रहा था। ये सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि लेडी टामायो थी। योशितेरु अपने दोस्त को बताता है कि ये जो फोन में पेंटिंग है ये एक यूशिरो नाम के बंदे ने करी है और वो बहुत ही कमाल का आर्टिस्ट है। उसकी ड्राइंग्स को देखकर पता ही नहीं चलता कि वो ड्राइंग है या रियल फोटो। एंड यहाँ पर बात हो रही थी दी ओनली डीमन अलाइव यूशिरो की। एक्चुअली
एक्चुअली में तांजीरो ने आखिरी बार यूशिरो से बोला था कि प्लीज वो हमेशा जिंदा रहे, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो कि लेडी टामायो को अपनी मेमोरीज में जिंदा रख सकते हो। और यही वो कारण था कि यूशिरो नहीं मरता है और खुद को एज अ आर्टिस्ट आइडेंटिफाई करता है। फिर हम लोग देखते हैं सुमिहिको को, जो कि अपनी स्कूल की तरफ और तेजी से भागता है एंड तभी वहाँ पर तोजुरो नाम का उसका दोस्त आ जाता है, जो कि रिजेंबल कर रहा था रेनगोकू को। हालांकि वो रेनगोकू का ही ब्लड है, क्योंकि वो रेनगोकू के छोटे भाई का डिसेंडेंट है। तोजुरो और सुमिहिको दोनों ही स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं। सुमिहिको यहाँ पर बोलता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम भी लेट हो, जिस पर कोजिरो बोलता है कि मैं कल रात 4 बजे तक जागा था और प्रैक्टिस कर रहा था और इसीलिए आज सुबह मेरी नींद खुली ही नहीं। वो तो मेरे डैड ने मुझे चांटा मारकर उठा दिया, वरना मैं तो उठता भी नहीं। एंड इस बंदे से बिल्कुल रेनगोकू वाली एनर्जी वाली वाइब्स आ रही है। तभी वहाँ पर पुलिस की कार आ जाती है, जिसमें ऑफिसर सुमिहिको को बोलता है कि रुक जाओ लड़के, लेकिन वो दोनों रुकने की जगह अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। फिर क्योजिरो बोलता है कि तुम्हें केंडो क्लब को ज्वाइन करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है जैसे ही तुम उस क्लब को ज्वाइन करोगे तुम उसके टॉप प्लेयर बन जाओगे, क्योंकि तुम एथलेटिक्स में सबसे टॉप पर हो। जिस पर सुमिहिको मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्लब की वजह से उसके सोने के टाइम में कोई रुकावट आए। पुलिस ऑफिसर बार बार हॉर्न बजाते हैं और उन्हें चिल्लाकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों बच्चे आपस में इतने मगन थे कि वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स को सुनते भी नहीं है। तभी वो दोनों अपने स्कूल पहुंच जाते हैं और एक टीचर जो कि बिल्कुल ही डीमन स्लेयर मुराता की तरह दिख रहा था, वो टीचर चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से गेट्स लगा दो, उन दोनों बच्चों को स्कूल के अंदर आने मत देना। जिस पर सुमिहिको बोलता है कि हम दोनों आराम से क्रॉस कर लेंगे और क्योजिरो बोलता है बिल्कुल सही कहा। और टीचर के गेट लगा देने के बाद भी उस गेट के ऊपर से दोनों जंप कर कर अंदर चले जाते हैं। और तभी वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ी रुकती है और वो दोनों मुराता जैसे दिखने वाले टीचर को रोकते हैं और बोलते हैं कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। एंड यहाँ पर हमें क्लासिक सानेमी का गुस्से वाला फेस देखने को मिलता है। फिर एक सीन शिफ्ट होता है इनोस्के के डिसेंडेंट पर, जो कि मन ही मन सोच रहा था कि मुझे सिटी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, कितना अच्छा होता अगर मैं माउंटेन्स में अकेला रहता। फिर एक फोन कॉल जाता है तांजीरो के फ्यूचर घर में, जहाँ पर सुमिहिको की मॉम उस फोन को उठाती है और दूसरी तरफ से स्कूल के टीचर्स उन्हें समझाते हैं कि उन्हें अपने बेटे को डांटना चाहिए, वो बहुत ज्यादा ही मस्तीखोर है, और उन्हें बताते हैं आज के इंसिडेंट के बारे में। यहाँ पर सुमिहिको की मॉम उन सभी से माफी मांगती है एंड उनके साइड ही में लगी दीवार पर जितनी भी फोटोज लगी थी हमें उनका क्लोजअप देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि उन फोटोज के नीचे एक कटाना रखी थी जिसमें रेनगोकू का हिल्ट भी लगा हुआ था, और ये ब्लैक नेचर इन स्वॉर्ड और किसी की नहीं बल्कि तांजीरो कामाडो की थी। उस ब्लेड के जस्ट ऊपर एक फोटो लगी हुई थी जिसमें फाइनल फाइट के सारे सर्वाइवर्स साथ में आकर फोटो खिंचवाते हैं, और ये फोटो काफी ज्यादा पुरानी हो गई थी। उस फोटो की साइड में हम लोग देखते हैं हानाफुदा इयररिंग्स एंड इसी पैनल के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड इस कमाल के पैनल के साथ जिसमें सारे फाइनल फाइट सर्वाइवर्स साथ ही में खड़े होकर स्माइल कर रहे हैं, फाइनली डीमन स्लेयर की एपिक स्टोरी खत्म हो जाती है। वैसे ये जो डीमन स्लेयर स्टोरी का फ्यूचर आर्क है जो कि मात्र 24 पेजेस का था, पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि स्टोरी में जितने भी हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स थे उन सभी के बारे में हमें आगे पता चला कि आगे उनके साथ हुआ क्या। और मुझे लगता है कि बहुत सारे मांगा आर्टिस्ट को ये करना चाहिए, स्पेशली जब आप एक बहुत ही लंबी और एपिक सीरीज को बनाते हो। खैर मुझे इस फाइनल चैप्टर्स की बहुत सारी चीजें और भी अच्छी लगी, जैसे कि जेनित्सु का जो डिसेंडेंट है वो भी बिल्कुल उसी की तरह है। तांजीरो, इनोस्के सबके डिसेंडेंट बिल्कुल उन्हीं की तरह है, लुक्स में या कैरेक्टरिस्टिक्स में। एंड जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तब मेरे मुंह पे एक छोटी सी स्माइल कॉन्स्टेंटली बनी हुई थी, और शायद यही ऑथर का गोल था। खैर मुझे पूरी डीमन स्लेयर सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई एंड स्पेशली फ्यूचर आर्क। एंड वीडियो को खत्म करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरी जो आर्क एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस थी, मतलब इन्फिनिटी कैसल वाली और हाशिरा ट्रेनिंग वाली, इन सारी वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक लग गया था, इसीलिए अभी तुम लोगों को चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। एंड यही वो कारण था कि मैं इतने टाइम से इनएक्टिव भी था, बट मैंने उन्हें फाइनली रीअपलोड कर दिया है एंड होपफुली इनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ेगी। खैर आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो तुम लोग जानते हो क्या करना है। एंड बस गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।